Good morning, all of you. Welcome again. Now open your textbook with page number 61. I am again taking some chapters, some lines, some references, just to reconnect to all of you the read that I am going to teach you. So, external warfare were also much less common in the first 2 centuries. जैसा कि आपको पता है कि रोमन एम्पायर में द फर्स्ट 2 सेंचुरी, फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी क्या कहलाता है? राम राज्य कहलाता है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जब बहुत ज्यादा प्रीवेल हुई रोमन एम्पायर में, ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है द एम्पायर इनहेरिटेड बाय, वो एम्पायर जो नेक्स्ट सक्सेसर ने, जिसका नाम था टाइबर्सियन नाम था, जो इसने ऑगस्टस से उसको लिया था, जीता था। ऑगस्टस आपको पता है वहां का पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूलर था, कहाँ का? रोम का, मतलब एम्पायर था। उसके बाद ये डिफरेंट अलग अलग सक्सेसर अलग अलग डेट्स में आते रहे, और इसके बाद ऑगस्टाइन एज जो थी वो खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो सक्सेसर आया, जो रूलर आया, उसने उसके काम को आगे बढ़ाया, और ये जाना जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। और इसमें एक नाम आता है मेजर ट्रेजन का एक मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन जो उसने स्टार्ट किया था 113 टू 2017, 113 से लेकर 117 तक, ये 3-4 साल में जो उसने अभियान शुरू किया था, वो किधर गया था? अपने मिलिट्री को लेकर, आर्मी को लेकर ईस्ट की तरफ गया था, जिधर ईरान है, जिधर सुपर पावर, जो दूसरा सुपर पावर था ईरान, उधर ही अपनी फौज को लेकर गया। और वहां ये पहुंचा, और वहां जाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका ये इंटेंशन था कि मैं इंडिया को मैं कैप्चर करूंगा, लेकिन ये सिर्फ पहुंचता रह गया। और इसके जो सक्सेसर है बाद में, जो इसको उत्तराधिकारी आए, वो नहीं कर पाए और वो वहां से लौट गए। इस तरह से ये ट्रेजन्स कैप्शन में लिखा है, इसका एज यहाँ खत्म होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था पेज नंबर 62 पे, क्या पढ़ा था फर्स्ट पैरा में? ये बहुत सारी चीजें धीरे धीरे रोमन एम्पायर में जुड़ती गई, चेंजेस आते गए वक्त के साथ साथ, और हमने देखा कि रोमन डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया। अब रोमन लोगों ने अपने रूल के अंदर, रिजीम के अंदर कुछ चेंजेस किए, और उन्होंने अब डायरेक्ट शासन इस्तेमाल शुरू किया। अब तक तो क्या है, गवर्नर से शुरू था, या जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके थ्रू हुआ करता था हर प्रोविंस के अंदर। और उन्होंने अगला स्टेप जो लिया वो था कंसोलिडेशन, वो था सबको एक करना, सबको यूनाइट करना, और उस पर टैक्सेशन अप्लाई करना। ये 2 काम इन्होंने अपने हाथ में लिए रोमन एम्पायर्स में, एक चेंज के साथ, एक परिवर्तन के साथ। फिर आगे इसमें क्या हमने सुना था, क्या पढ़ा था? वो था सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स को इन्होंने जो बहुत डिस्टेंट, वास्ट डिस्टेंस पर या बाउंड्रीज पर, रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज पर जो बचे हुए थे, जनरली पर्टिकुलरली टू द ईस्ट साइड, ये जो रोमन के आसपास थे, जो ईरान के आसपास थे, यूफ्रेट रिवर के जो वेस्ट में थे, उनको इसने जो कहलाते थे डिपेंडेंट किंगडम। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये रोमन एम्पायर पर डिपेंड करते थे। हालांकि ये ऑटोनोमस स्टेट थे, रोमन एम्पायर ने इनको फ्री कर रखा था, इनकी अपनी सेना थी, इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन ये जुड़े हुए थे किससे? रोमन एम्पायर से। इनकी सेना रोमन एम्पायर के लिए लड़ा करती थी। बहुत से टैक्सेस जो ये दिया करते थे वो रोमन एम्पायर के खजाने में, ट्रेजरी में जमा होते थे, ये आपने सुना। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो फेज है, जो फेज आता है, इसमें एक वर्ड था द नियर ईस्ट। ये नियर ईस्ट वही है जहां पर ये डिपेंडेंट किंगडम लाई करते हैं या करते थे उस वक्त के, उस सेंचुरी में। तो उसको इन्होंने अपने अंडर में लिया। तो ये बहुत प्रॉस्पर थे, बहुत खुशहाल थे। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है उस प्रॉस्पर और प्रोग्रेसिव स्टेट का, किंगडम का, क्या नाम है? थेरोट किंगडम। ये बहुत पॉपुलर थी, और इसको इनसे पहले के जो लोग थे
यहाँ का सोना, यहाँ का गोल्ड कितना था? 1,25,000, 1,25,000 किलो सोना जो यहाँ से निकला था। इससे पहले के जो रूलर्स आए थे उन्होंने इसको एक्सक्यूज कर लिया था, उन्होंने इसको ले लिया था। इसको भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और आगे उन्होंने कैलकुलेशन भी दिया है कि कितना पैसा बनता है यहाँ पर। और एक उस वक्त जो सिक्का था सिल्वर का, चांदी का सिक्का, वो 4.5 ग्राम का हुआ करता था। इस तरह सोना चांदी का ये एक तरह से हेरोस किंगडम का जो नाम आया यहाँ पर, ये इसको भी आप ध्यान में रखें। तो इसको भी इन्होंने अपने अंडर में किया और ऐसे ही जो दूसरे जो बहुत फर्टाइल थे उनको भी अपने अंडर में किया और कंसोलिडेट किया। इसके बाद नेक्स्ट पैरा हमने पढ़ा था, इसमें था एक्सेप्ट फॉर इटली। अभी कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में इटली के अलावा, अब देखें आप ध्यान दें यहाँ पर, इटली को छोड़कर, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड ए प्रोविंस इन दीज सेंचुरी, इन सेंचुरीज में ये रोमन एम्पायर में एज ए प्रोविंस इंक्लूड नहीं होती थी। इटली बिल्कुल अभी तक अलग था और यहाँ पर रिपब्लिकन रूल चला करता था। आपको पता है रिपब्लिकन रूल रोमन एम्पायर में इनसे पहले, काफी पहले स्टार्ट हो चुका, काफी सालों 2 सेंचुरीज तक ये चला है रिपब्लिकन गणतंत्र। उसके बाद फिर ये एम्पररशिप आई और उन्होंने इसको रिपब्लिकन जो वैल्यूज थी वो खत्म कर दी। सिर्फ एक सीनेट थी जो आपने सुना है, सीनेट, उसको इन्होंने बाकी रखा, उसको रेस्पेक्ट, उसकी कुछ बातों को, गाइडलाइंस को रेस्पेक्ट दिया इन लोगों ने। और इसलिए वहां का जो राजा था, जो एम्परर था, वो कहलाता था सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर। मैंने मिसाल दी थी आपको, जैसे आपका इंडिया है, इंडिया आपका रिपब्लिकन कंट्री है, यहाँ का पहला सिटीजन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह की वैल्यूज, इस तरह के एलिमेंट, कुछ रिपब्लिकन वैल्यूज वहां पर कंटिन्यू थी फॉर द सेक ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ रोमन एम्पायर, प्रीवियस रोमन एम्पायर, इसलिए वो ऐसा करते थे। इसके बाद धीरे धीरे वहां बदलाव होते गए और एट इट्स पीक इन द सेकंड सेंचुरी का जब पीक पॉइंट आया, जब चरम बिंदु आया, तब द रोमन एम्पायर स्ट्रेट फ्रॉम, अब ये सीमाएं आपको पता है कि रोमन एम्पायर कहां से कहां तक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी सीमाएं क्या है ये आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको आप देखें। अब आते हैं हम थर्ड पैरा में आइए, द ग्रेट अर्बन सेंटर्स, वो ग्रेट शहरी केंद्र, अर्बन सेंटर्स डेट लाइन द, जो कहां पर थे? मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर के किनारे के पास, जो ट्रेडिंग सेंटर कहलाते थे, बड़े सेंटर थे और ये सेंटर्स प्रॉस्पर थे, प्रोग्रेसिव थे और रोमन एम्पायर की इन पर निगाह थी। दे केप्ट एन आई ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर दिस सेंटर्स बाय द रोमन्स। तो होता क्या है कि मेडिटेरेनियन में कौन कौन से पर्टिकुलर इसमें स्पॉट आउट होते हैं? कार्थेज, सेकंड है अलेक्जेंड्रिया, थर्ड है एंटियोच, इनके पर्टिकुलर नाम आते हैं। ये बहुत समृद्ध और मेडिटेरेनियन जो किनारा है, जो बैंक है, उस पर ये बचे हुए थे। और एक तरह से ये बेडरॉक, एक तरह से ये ट्रू बेडरॉक से रोमन एम्पायर के, मतलब काफी ज्यादा टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑफ फंक्शंस एंड वर्क वर कैरिड आउट बाय द रोमन एम्पायर थ्रू दीज ट्रेडिंग सेंटर्स, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोच, इन 3 से वो काम लेता। ठीक है, फिर कहते हैं आगे, वर द बिगेस्ट एमंग दैट, सबसे बड़े ये सेंटर थे और इस पर काफी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। आसपास के एडमिशन को संभालना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखना, टैक्स रियलाइज करना, ये काम इसको दे रखे थे, क्योंकि ये काफी दूर थे रोमन एम्पायर से, इटली से काफी, इसलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल और यूजफुल बेडरॉक कहलाते हैं ऑफ द इम्पेरियल सिस्टम, मतलब इम्पेरियल सिस्टम और राजशाही रोमन एम्पायर, उसके लिए। इसके बाद रहता है कि इट वॉज थ्रू द, यही वो सिटीज थी जब जिससे गवर्नमेंट, रोमन जो गवर्नमेंट थी वह टैक्स वसूलती थी, टैक्स रियलाइज करती थी प्रोविंशियल कंट्री साइड से, आसपास की जगह से, विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर, जहां से अधिकांश
रोमन एम्पायर का जो पैसा होता था, रेवेन्यू होता था, वो आया करता था और उसको रियलाइज ये तीनों किया करते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो रोमन एम्पायर ने इनको हैंड ओवर कर रखी थी। इस लिहाज से ये बहुत व्हाट दिस मीन्स दिस द लोकल अपर क्लासेस। अब देखिए लोकल, वहां के लोग, अपर क्लासेस जो उच्च कोटि के लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग थे, वेल टू डू जो लोग थे, वो लोग actively collaborated with the Roman state in administrating their own territories। अपने इलाकों को उनको उन पर राज करना। वहां के जो लोकल लोग थे वो वहां की गवर्नमेंट से अटैच थे, एक्टिवली सक्रिय थे, उससे कॉपरेट किया करते थे। और इस कॉपरेशन से रोमन एम्पायर और वहां की लोकल पब्लिक, इन दोनों के कोलेबोरेशन से, इनके सहयोग से क्या हुआ, रोमन एम्पायर और मजबूत हुआ और वहां कुछ चेंजेस ये फिर से लेकर आए, बदलाव लेकर आए। वो क्या थे, देयर ऑन टेरिटरीज एंड रेजिंग टैक्सेस फ्रॉम देम। इनफैक्ट वास्तव में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज द ड्रामेटिक शिफ्ट। अब देखिए रोमन एम्पायर में अचानक ड्रामेटिक शिफ्ट होता है, एक नाटकीय परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन कौन लेकर आता है, वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोकल लोग, जिसे कहा जाता है लोकल अपर क्लास के लोग, जो वहां के जिनके पास सत्ता थी, सत्ता के आसपास बैठे हुए लोग, उन्होंने गवर्नमेंट से मिलकर एक साथ होकर, यूनाइट होकर क्या किया, तो ये तो ये कह रहा है कि उन्होंने एक प्रोविंस बनाए, जितने भी इसको जो प्रोविंस अभी तक नहीं थे, जो अभी तक बिल्कुल फ्री थे, उनको प्रोविंस में इंक्लूड किया इन लोगों ने मिलकर, और पूरे रोमन एम्पायर को एकजुट किया, उसको कंसोलिडेट किया, और प्रोविंशियल उनको कैटेगरीज में, उनको दर्जों में ये लोग डालते गए और उन पर टैक्स लगाते हैं। इस तरह से उन्होंने रोमन एम्पायर की इनकम को बढ़ाया, रेवेन्यू को बढ़ाया। फिर आगे क्या होता है, ये अपर क्लास के लोग, ये प्रोविंशियल अपर क्लास के लोग हु सप्लाइड, ये सप्लाई करते, क्योंकि इनके हाथों में थी लगभग सत्ता, तो ये सप्लाई करते थे केडर। केडर का मतलब आर्मी ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह के अधिकारी, इस तरह की जो डिपार्टमेंट थे वो इनके हाथों में थे। और ये एक तरह से बैकबोन था रोमन एम्पायर का। ये जो अपर क्लास के लोग थे ये सप्लाई करते थे। दे गवर्न द प्रोविंसेस, इन्हीं का राज था वहां के प्रदेशों पर, प्रोविंसेस पर, और पूरी आर्मी को कमांड यही अपर क्लास के लोग किया करते थे। ठीक है, इसके बाद दे केम टू फॉर्म ए न्यू एलाइट। अब इन्होंने क्या किया, एक चेंज लाते हुए, कहते हैं ना एक सडन चेंज जो आया, ड्रामेटिक चेंज जो बता रहे हैं यहाँ पर, शिफ्ट जो आया, वो इन लोगों ने क्रिएट किया और इन्होंने सबको प्रोविंस बनाया और हर प्रोविंस और आर्मी इनके हाथ में आ गई। इन्होंने अच्छा किससे ले लिए, सीनेट से ले लिया। आपको मालूम है, ये बात ध्यान में रखें, आप पढ़ते हुए पुरानी चीजों को जो आपको पढ़ी उसको आप इससे कनेक्टेड रहिए। सीनेट आपको पता है, सीनेटोरियल पावर इधर पार्लियामेंट होती है, उससे ये धीरे धीरे लोग डिटेच होते गए, सेपरेट होते गए और सीनेट को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। ये आप आगे पढ़िए उसको आप इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया, आर्मी को अपने हाथ कंट्रोल में लिया और मिलिट्री कमांडर्स को लिया, हु बिकेम मच मोर पावरफुल। और ये सीनेट से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, अपने पावर की शक्ति को बढ़ा दिया। क्लास बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर। क्यों, इस अपर क्लास, ये प्रोविंशियल अपर क्लास के लोगों को किसका सपोर्ट, किसका बैकिंग हासिल था, एम्परर का, क्योंकि ये उनसे एसोसिएटेड थे। शुरू से बताया जा रहा है इसमें, ये अलग हो गए। इसके बाद आता है सेकंड क्लास बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर। एज दिस न्यू ग्रुप, जब ये नया ग्रुप, कौन सा नया ग्रुप, प्रोविंशियल अपर क्लास, ये जो ग्रुप था, ये नया ग्रुप जैसे सामने आया पूरी तरह से उभर के, तो एम्परर कौन था उस वक्त में, गेलेनस, इसका नाम था गेलेनस एम्पर। इसका पीरियड ये 253 से लेकर 268 तक। ये सब कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर, किसने अपने पावर को मजबूत किया, कंसोलिडेटेड, यूनाइट किया, यानी इनके साथ साथ बाय एक्सक्लूडिंग सीनेटर्स, एक्सक्लूडिंग बाहर करते हुए, बाहर निकालते हुए किसको, सीनेटर्स को, राइट्स को, सीनेटर और उनके अधिकारों को इन्होंने बाहर कर दिया, उनको इन्होंने बाईपास कर दिया।
और खुद सर्वे सर्वा हो गए और इनके अधिकार जो सीनेट के राइट्स वगैरह थे उनको इन्होंने फॉलो करना बहुत कम कर दिया, इग्नोर करने लगे। यहाँ पर ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट है जो आपने देखा, ये वो शिफ्ट था इन द आर्मी एंड द हैविंग एक्सेस टू इट। और अब तो ये है कि जो सीनेट थे, जो सीनेटर्स थे, उनको आर्मी के पास जाने तक की, वहां पर किसी भी तरह का कोई रिलेशन रखने की उनको परमिशन नहीं थी। बिल्कुल उनको आइसोलेट कर दिया गया इस एम्परर के अंडर में और अपर क्लास लोगों के थ्रू। इसके बाद आता है पेज नंबर 63 पे आइए आप। इसमें कहता है टू सम अप, कुल मिलाकर इसी बात को आगे कहता है, कुल मिलाकर इन द लेट फर्स्ट, सेकंड और अर्ली थर्ड, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी के स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में सेंचुरीज द आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों सेना और प्रशासक वर इंक्रीजिंगली ड्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस, इनको प्रोविंसेस से ड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, चेंज आ रहा है, तो चेंज के अंदर ये सब चीजें, सारे स्टेप्स, ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। एज सिटीजन स्प्रेड टू दिस रीजन, क्योंकि अब सिटीजनशिप हर इंसान को जो था सिस्टमेटिकली और वहां का नागरिक हो चुका था, उसको बहुत से राइट्स मिल गए थे और जो सिटीजनशिप की जो नागरिकता थी वो अब फैलने लगी, वह अब प्रिवेलेंट होने लगी इन रीजन्स में एंड वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली। और अब ये रिपब्लिकन, ये सिटीजनशिप अब इटली तक ही, क्योंकि आपने पढ़ा इटली अभी तक आइसोलेट था, इटली अभी तक रिपब्लिकन था, वो एम्पररशिप में काउंट नहीं हुआ था। आपने प्रीवियस इसमें पढ़ा है चैप्टर पे, इसमें 62 पेज से पढ़ा है। अब इटली जो है, अब इटली भी धीरे धीरे वो एम्पररशिप में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें बताया गया है। प्रोविंसेस सिटीजनशिप स्प्रेड टू दिस रीजन्स एंड वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली। अब ये रिपब्लिकन, ये सिटीजनशिप इटली तक लिमिटेड नहीं थी, अब इटली से बाहर पूरे रोमन एम्पायर में प्रिवेल हो गई, कॉमन हो गई और एक सिस्टमेटिक रूल स्टार्ट हो गया। इटली भी इसमें शामिल हो जाता है। बट इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ओरिजिन, लेकिन वो लोग जो इटालियन मूल के थे, जो इटली के रहने वाले थे, कंटिन्यू टू डोमिनेट द सीनेट एटलीस्ट टिल द थर्ड सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक रिपब्लिकन गवर्नमेंट चल रही थी। यहाँ पर अभी मोनार्की यहाँ पर नहीं थी, अभी एम्पर रूल नहीं कर रहे थे। यहाँ पर वही रिपब्लिकन, एक तरह से डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था इटली में, बाकी सबको छोड़कर। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगभग जो सेंचुरी थी, थर्ड सेंचुरी की एंड तक, यहाँ पर एलिमेंट्स एंड वैल्यूज ऑफ रिपब्लिकन जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर मेंटेन रही, मतलब काफी टाइम तक चलती रही। ये थर्ड सेंचुरी के बाद ये चीज खत्म हो गई इटली में। ये दिस ट्रेंड, इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं, जो रुझान है, रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइन ऑफ द इटली। इस तरह से इटली का डिक्लाइन होता है, इन द सेंस जो इटली था वो गम हो गया, जो इटली था वो मर्ज हो गया रोमन एम्पायर के अंदर थर्ड सेंचुरी के एंड में आकर। इसके बाद कहता है विद इन द एम्पायर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिहाज से भी, राजनीति के लिहाज से भी इटली अब कनेक्ट हो गया डायरेक्ट रोमन एम्पायर से। इकोनॉमिकली भी वो फुल फ्लेज वो रोमन एम्पायर से कनेक्ट हो गया। इन द राइज ऑफ न्यू एलाइट्स इन द वेल्दियर एंड मोर अर्बेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन। अब मेडिटेरियन, भूमध्य सागर के आसपास के जो खुशहाल, प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्पर जो सिटीज हैं, है ना, वो कौन कौन से सिटीज हैं, जिससे साउथ ऑफ स्पेन का साउथ पार्ट है, अफ्रीका है एंड द ईस्ट, ठीक है ना, ये तीनों हिस्से जो बहुत खुशहाल थे, प्रोस्परस थे, और यहाँ से रोमन गवर्नमेंट के बहुत से कामकाज, बहुत से फंक्शन इनके थ्रू हुआ करते थे। और ये कहते हैं आगे कि इन सिटी द रोमन वाज एन अर्बन सेंटर विद इट ओन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर हर सिटी के अंदर, ये जो आसपास हर जगह मजिस्ट्रेट के थ्रू या दूसरे ऑफिशियल के थ्रू वहां पर रूल किया जाता था। किसके अंडर में, किसके छत्र छाया में, एम्पायर के अंडर में। ये एक सिस्टम था वहां का, विच वॉज सिटी काउंसिल एंडेड। और इसमें क्या होता था, मजिस्ट्रेट होता था, सिटी काउंसिल बनती थी और एंडेड टेरिटरी, और एक इलाका, जैसे हमारे यहाँ जिले होते हैं, है ना, प्रदेश होते हैं, प्रोविंस हुआ करते हैं, इस तरह से डिवाइड कर रखा था फॉर द फैसिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर।
ये तीनों लिहाज से कंटेनिंग विलेजेस, और इनमें प्रोविंस के अंदर क्या होते थे, बहुत सारे गांव, मच ऑफ द विलेजेस, मेनी ऑफ द विलेजेस वर इंक्लूडेड, इसमें गांव शामिल होते थे, विच वाज अंडर दिस, और जो इसके अधिकार क्षेत्र में हुआ करते, ये सारे गांव, ये सारे प्रोविंस इसके अधिकार क्षेत्र में, जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र में हुआ करते थे। दस वन सिटी कुड नॉट बी टू द टेरिटरी ऑफ द अनदर, इस तरह से एक सिटी अपने आप में फुल फ्लेज हुआ करता, उसके सारे कामकाज उसी के अंदर होते थे, वहां के लोगों को कहीं और वो किसी और पे डिपेंड नहीं हुआ करते थे। इस तरह का मैनेजमेंट, इस तरह का अरेंजमेंट एक ड्रामेटिक शिफ्ट के थ्रू रोमन एम्पायर का किया गया था अलग अलग लोगों द्वारा। इसके बाद फिर कहता है, अब इसको हम छोड़ते हैं, अब हम इस पर आते हैं, इसको ये कैप्शन वाला जो है इसको आप सेल्फ स्टडी करें। अब ये कह रहा है कि पब्लिक बात, पब्लिक बात क्या है, अर्बन एम्पायर का एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर है ये पब्लिक बात। ये प्रोग्रेसिव साइन है, ये प्रॉस्पेरिटी के साइन है, कहाँ के, रोमन एम्पायर के थर्ड सेंचुरी में और थर्ड सेंचुरी के आफ्टर। पब्लिक बात, पब्लिक में मतलब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बात, नहाने के हम्माम बनाना या नहाने की जो चीजें होती वो चीजें उस गवर्नमेंट, ये आप देख रहे हैं पब्लिक बात, इनकी स्टडी करें किस तरह से। वर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द रोमन अर्बन लाइफ, रोमन अर्बन लाइफ का शानदार रहा है, फीचर रहा है क्या, पब्लिक बात। दुनिया में यही बने थे पहले, और ये काफी एक प्रोग्रेसिव सिम्टम था, सिम्टम था। वेन द ईरानियन, उधर जो ईरान जो सुपर पावर था वहां पर भी पब्लिक बात बनाए गए थे, लेकिन क्योंकि ये क्रिश्चियंस थे है ना, उस वक्त में मुस्लिम नहीं थे, और क्रिश्चियनिटी में इस तरह से पब्लिक बात के रूप में पानी को वेस्ट करना, मतलब वहां जो पादरी थे वहां के, उन्होंने इसको एबोलिश करवा दिया चाइना के अंदर, इसको उन्होंने हटा दिया पब्लिक बात को। चाइना में ये नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया ये आगे बता रहे। ही एनकाउंटर्ड द रॉथ ऑफ द क्लर्जी, जब ये वहां बनवाए गए तो क्लर्जी का मतलब वहां का जो पादरी थे, उन्होंने रॉथ, गुस्सा, उन्होंने आक्रोश जाहिर किया वहां की प्रशासन पर, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ईरान के अंदर इन चीजों को नहीं बनाया गया, और क्या कहा, वाटर वाज सेक्रेट, उन्होंने कहा कि पानी जो है एक सेक्रेट, एक पवित्र एलिमेंट है, और इसको इस तरह से बर्बाद करना ठीक नहीं, एंड टू यूज इट फॉर पब्लिक बाथिंग, और इस पानी को पब्लिक बाथिंग के लिए, आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना इस तरह से लेविशली, ये ठीक नहीं है, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया ईरान के अंदर। एंड टू यूज इट फॉर पब्लिक बाथिंग मे हैव सीम्ड ए डिसएग्री, मतलब इसको उन्होंने अपमान की निगाह से देखा, यानी एक वर्ड है डिसएग्रेशन, शो नो रेस्पेक्ट, ठीक है ना, मतलब ईरान के अंदर ये नहीं बनाया गया तो उसका विरोध हुआ, उनको खत्म, और रोमन एम्पायर में इनको बनाया गया, और ये इन द अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो एंजॉयड मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। और रोमन एम्पायर की जो पब्लिक थी, जो लोग थे, वो बहुत अच्छे किस्म का मनोरंजन यूटिलाइज करते थे, उसको एंजॉय करते थे, करने लगे थे, क्योंकि ये वहां पर तरक्कियां धीरे धीरे प्रोग्रेस चल रही थी रोमन एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द कैलेंडर टेल्स अस दैट स्पेक्टेकुलर, एक कैलेंडर वहां मिला है, वो ये हमको बताता है, क्या बताता है कि दैट स्पेक्टेकुलर, जिस तरह से आज थिएटर्स होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, ये स्पेक्टेकुलर, ये शो फिल्ड नो लेस देन 170 डेज ऑफ द ईयर, पूरे साल में 176, लगभग 176 डेज एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में लोग गुजारते थे। इस तरह की वहां की लाइफ जो हो गई थी, लग्जूरियस लाइफ की तरफ ये रोमन एम्पायर बढ़ रहा था और लीड कर रहा था। इसके बाद आता है, मैं समझता हूं कि बस इतना ही पढ़ लें, क्योंकि आपका टाइम काफी हो गया है, और नेक्स्ट टाइम इसको लेंगे हम। आज इतना ही, और आपको ये वर्क दिया है, इस काम को आप कर लें। पहला काम जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ मैप पेज नंबर 50, पेज नंबर 56 पर एक मैप है, ठीक है, जिसमें रोमन एम्पायर की जो लिमिटेशन है, जो बाउंड्रीज है, वो दी गई है, पूरे इसको आप ड्रॉ करें, ठीक है। ट्रेस पेपर ले आए मार्केट से, या आप हाथ से ड्रॉ कर लें उस पेज को रख के, और उस पर जो उसमें नेम लिखे हुए हैं उनको आप लिख लें,
और उनको माइंड में इम्बाइब करें, उनको लर्न करें। और ये क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को आप उतार लीजिए प्लीज। इन क्वेश्चन को आपको उतारना है, इनको सॉल्व करना है अपनी कॉपी के अंदर, और सब लोग अपना वर्क जो है वो टाइम टू टाइम करके सेंड करते रहें। डिले करेंगे तो वर्क चेक नहीं होगा, आपकी एब्सेंट लगेगी, इसका आप ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।